नमस्कार, मैं केमिस्ट्री पॉइंट के प्रदीप सर स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल द बेस्ट केमिस्ट्री पॉइंट बाई प्रदीप सर में। सर, हमने पिछले क्लास के वीडियो में पढ़े थे पार्ट नंबर 5। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 और इस पार्ट नंबर 6 में फिर से हम लोग आज 10 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। सर, पिछले क्लास के वीडियो में मतलब 1 नंबर पार्ट से पार्ट नंबर 5 तक टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 50 को कवर किए थे। आज हम लोग पार्ट नंबर 6 में फिर से 10 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 6 ये टोटल पार्ट 1 से पार्ट 6 तक टोटल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव की संख्या हो जाएगा 60। तो चलिए सर, हम लोग ज़्यादा समय ना लेकर करके पार्ट नंबर 6 का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। एक बात और, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो कमेंट नहीं करता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सर, आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में कौन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा उसके आंसर को आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइए। तो चलिए, आप लोग आंसर देने के लिए तैयार रहिए। पार्ट नंबर 6 का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आ रहे हैं। पार्ट नंबर 6 का सबसे पहला क्वेश्चन, आइए। पार्ट नंबर 6 का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सर कि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण है। बताओ, ये आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट में आपको बताए थे सर कि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या होता है। आप लोग क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को देख करके जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ कि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या होता है। सर, आपको बताए थे पिछले क्लास में, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। ग्रेफाइट बताए थे कि ग्रेफाइट और हीरा जो है, हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन का अपरूप है। तो हीरा का संकरण लगता है पार्ट नंबर 5 में बताए थे, ये पार्ट नंबर 6 में आ गया। ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या होता है, चलो जल्दी कमेंट करके बताइए कि ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है इस कार्बन का संकरण क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आना शुरू हो गया कि सर क्वेश्चन नंबर 1 यानी ग्रेफाइट में जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। बहुत बढ़िया, याद रखिए, ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सर, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करके देख लेते हैं कि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण sp2 कैसे होता है। आपको पिछले क्लास यानी क्लास में आपको पढ़ा रहे थे सॉलिड स्टेट, तो वहां पर बताए थे कि कार्बन का 2 अपरूप, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। सर, आपको बताए थे कि हीरा में जो हीरा होता है, हीरा में एक कार्बन से जुड़ा होता है 4 कार्बन, जबकि ग्रेफाइट में जुड़ा होता है 1 कार्बन से 3 कार्बन। हीरा 1 कार्बन से 4 कार्बन जुड़ता था, तब उस हीरा का संकरण होता था sp3, जबकि ग्रेफाइट में 1 कार्बन से 3 कार्बन जुड़ता है, इसलिए ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। यानी आप माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर ग्रेफाइट का दिया और ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण का दिया तो ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण बताओ क्या याद रखेंगे, sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, अरे क्वेश्चन नंबर 2 है जर्मेनियम है। जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम विद्युत के क्या होते हैं, जर्मेनियम विद्युत के सुचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं कि अर्धचालक होते हैं कि इनमें से कोई नहीं होते हैं। आप लोग कमेंट करो बउआ कि जर्मेनियम विद्युत के क्या होते हैं। या जर्मेनियम में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंडक्टर जिसका हिंदी चालक, इंसुलेटर जिसका हिंदी कुचालक, सेमीकंडक्टर जिसका हिंदी अर्धचालक। बताओ, कमेंट करो जर्मेनियम का राइट आंसर क्या है। बताओ जर्मेनियम का राइट आंसर क्या होगा। तो जर्मेनियम का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सेमीकंडक्टर जिसका हिंदी अर्धचालक। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ ये जर्मेनियम विद्युत के चालक होते हैं कि कुचालक होते हैं कि अर्धचालक होते हैं, तो बोलना कि सर जो जर्मेनियम होता है ये जर्मेनियम विद्युत का अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या कि अष्टफलकीय रिक्त का उपसा संयोजन संख्या है। अष्टफलकीय रिक्ति का उपसा संयोजन संख्या क्या होता है? जल्दी कमेंट में करके बताओ कि अष्टफलकीय रिक्ति का उपसा संयोजन संख्या क्या होगा। आपको क्लास में जब सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि अगर अष्टफलकीय रह जाए तो अष्टफलकीय देख करके 8 मत मार देना कि अष्टफलकीय में, अष्टफलकीय रिक्ति में उपसा संयोजन संख्या 8 होता है। नहीं सर, आपको बताए थे कि अगर अष्टफलकीय रहेगा तो अष्ट का मतलब होता है 8। 8 में से 2 को घटाने के लिए बोले थे, जब 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा? 6। यानी अष्टफलकीय रिक्त का उपसा संयोजन संख्या बोलो कितना होगा? 6। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा 6, यानी राइट आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या कि घनीय रिक्ति का उपसा संयोजन संख्या होता है। बोलो, अष्टफलकीय का बता रहे थे कि अष्टफलकीय का होता है 6, लेकिन अब कह रहा है कि घनीय रिक्त का उपसा संयोजन संख्या क्या होता है। तो घनीय रिक्त का उपसा संयोजन संख्या क्या होता है, पहले आप लोग कमेंट करके बताओ कि घनीय रिक्त का उपसा संयोजन संख्या क्या है। चलो जल्दी कमेंट करो बाबा कि घनीय रिक्त का उपसा संयोजन संख्या क्या होता है। बहुत बढ़िया, घनीय रिक्ति का उपसा संयोजन संख्या, बहुत सारे बच्चे का राइट आंसर आ रहा है कि घनीय रिक्ति का उपसा संयोजन संख्या 8 होता है। बहुत बढ़िया, याद रखिए कि जो घनीय रिक्त होता है, इस घनीय रिक्त का उपसा संयोजन संख्या कितना होता है? 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या कि क्रिस्टल तंत्र की संख्या है। बताओ क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है? कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करके बताएगा कि क्रिस्टल तंत्र की संख्या क्या होता है। क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 7, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 8। चलिए कमेंट करके आप लोग बताओ कि क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है। बहुत बढ़िया, सबका कमेंट आ रहा है सर कि क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है? 7, यानी क्रिस्टल तंत्र की संख्या क्या होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कि निम्नलिखित में कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। बताओ अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होता है? तो इसको देखो, अक्रिस्टलीय ठोस का दिया तो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आपको बताए थे कि अक्रिस्टलीय ठोस का बताओ उदाहरण क्या होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है ग्लास, यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है कांच। बोलो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्लास, जिसका हिंदी होता है कांच। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा सी। आप लोग कमेंट में जरूर करके बताओ बुआ कि अगला क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मिसप्रिंट मतलब गलत टाइप हो गया था, इसलिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर अरेंज करके अपने से लिखें। थोड़ा सा इसको आप लोग जल्दी कैलकुलेशन करके बताओ। क्वेश्चन देल है CrNH3 के होल 4Cl2 के ऊपर 1 प्लस में Cr का ON। ON मीन्स कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स कहने का मतलब ऑक्सीकरण संख्या। इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? जल्दी आप लोग कमेंट में करके बताओ छोटू, फिर आगे हम इसका डिस्कशन करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत सारे बच्चे का राइट आंसर आ रहा है सर कि इसका राइट आंसर 3 होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर 3 कैसे होता है। आओ इसको थोड़ा ध्यान से समझिए सर। बताओ इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या कि स्क्वायर ब्रैकेट Cr फिर NH3 के होल 4Cl2 के ऊपर 1 प्लस में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या है। इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा तो समझिए। बताओ किसका पूछ रहा है छोटू? तो पूछ रहा है Cr का। तो आपको पिछले क्लास यानी इनऑर्गेनिक वाले क्लास में बताए थे
कि इनऑर्गेनिक जब पढ़ा रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पिछले क्लास में बताए थे बउआ कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कहा जाता है उसको हमेशा मानना होता है, बताओ कौची, यक्स। तो देखिए सी आर के कार है, इसलिए सी आर को बताओ क्या मान लेंगे, यक्स। आओ देखो, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है सी आर और इसी सी आर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो सी आर को मान लेंगे यक्स, फिर करेंगे प्लस। ये आपका NH3 जे बाबू, NH3 ये आपका उदासीन है और जो उदासीन होता है उसका वैल्यू आपको क्लास में बताए थे कि जो उदासीन उसका मान हमेशा होता है 0। तो इस प्रश्न में जो हम लोग NH3 को देख रहे हैं, NH3 उदासीन, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 0। फिर करेंगे प्लस, बोलो NH3 के बाद आगे है Cl2। तो बताओ यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 है तो लिखेंगे 2 गुना, और क्लोरीन का बताओ कितना होता है, चार्ज -1 होता है। फिर करेंगे बराबर, बोलो क्लोरीन के आगे कुछ नहीं है। आपको क्लास में बताए थे कि जब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर ना तो प्लस रहता है और ना तो माइनस रहता है तो बराबर में हम करते थे 0, लेकिन इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर दिया हुआ एक प्लस, तो बताए थे कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर प्लस रहेगा तो हम बताओ जितना प्लस रहेगा बराबर में उतना करेंगे। तो एक ऊपर एक प्लस है तो बराबर में कर दिए 1। अब कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। या देखिए यक्स है तो लिखेंगे यक्स प्लस 0, बोलो प्लस गुना माइनस होता है, -2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और बराबर हो जाएगा 1। तो यक्स माइनस में होने जाके हो जाएगा प्लस में, तो यानी यक्स बराबर -1 प्लस 2, सॉरी यहाँ यक्स बराबर 1 आई माइनस में 2 था तो होने जाके हो गया प्लस में 2, यानी जुड़ेगा तो यक्स बराबर कितना हो गया 3। बताओ यक्स हम लोग किसको माने थे, तो यक्स माने थे सी आर को, तो यहाँ पर यक्स के जगह पे कर देंगे सी आर और यक्स का मान आ गया 3, यानी सी आर का मान आ गया 3, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 3। यानी याद रखिए सी आर NH3 के होल 4 Cl2 में जो Cr होता है सर, इस Cr का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना होता है, +3 होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप याद रखिए, कितना याद रखेंगे, तो 3 याद रखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कहता है इसमें क्या, थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें उल्टा पुल्टा आंसर नहीं कमेंट करिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन 13-15 समूह के यौगिक का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन से ऐसे यौगिक है इस ऑप्शन में जो 13-15 के उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं उदाहरण है, आप लोग जल्दी कमेंट करेगा बउआ। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिल है, इन आई एन और एस बी, ये 13-15 के उदाहरण है। GAAS ये भी उदाहरण है, ALP ये भी उदाहरण है, लेकिन CDSE जो है ये 13-15 समूह के यौगिक का उदाहरण नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, सी। पूछेगा कि बताओ 13-15 समूह के यौगिक का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा CDSE। CDSE जो है ये आपका 13-15 यौगिक के उदाहरण नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 कहता है क्या, आप लोग जल्दी कमेंट करो कि आयनिक ठोस में केटायन और एनायन के त्रिज्या के अनुपात को हम लोग कहते हैं। बताओ आयनिक ठोस में धनायन, केटायन जिसका हिंदी धनायन, एनायन जिसका हिंदी ऋणायन, तो आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन के अनुपात को आपको बताए थे, बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। तो कहता है सर कि आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन के त्रिज्या के अनुपात को बोलो हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा त्रिज्या अनुपात। देखो यूनिट सेल जिसका हिंदी होता है इकाई सेल, इलेक्ट्रिक पॉइंट जिसका हिंदी होता है जालक बिंदु, फिर एफ सेंटर जिसका हिंदी होता है एफ केंद्र, और यहाँ पर रेडियस रेशियो जिसका हिंदी होता है
त्रिज्या अनुपात। बताओ, अरे छोटू ध्यान से बोर्ड पे समझेगा रे बाबू, यहाँ ध्यान से समझेगा। कहता है कि आयनिक ठोस में, तो आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन के अनुपात को बताओ हम लोग कौन अनुपात कहेंगे? त्रिज्या अनुपात कहेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा डी। अगर कोई पूछेगा तो उसको बोलना कि धनायन और ऋणायन के जो अनुपात होता है उस अनुपात को बताओ कौन अनुपात कहेंगे? त्रिज्या अनुपात। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 का सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर आप लोग लास्ट क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग जरूर कमेंट में करके बताएगा बउआ कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हीरा का संरचना होता है, मतलब हीरा का बनावट कैसा होता है। जल्दी कमेंट करो कि क्वेश्चन नंबर 10 यानी हीरा का संरचना क्या होता है। हीरा का संरचना ऑप्शन ए है हेक्सागोनल, बी है टेट्राहेड्रल, सी है ऑक्टाहेड्रल और डी है ट्रायंगुलर। तो बताओ हीरा का संरचना क्या होता है, जल्दी कमेंट करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है सर कि हीरा का जो संरचना होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, जिसका हिंदी क्या होता है? चतुष्फलकीय। तो चलिए आज पार्ट नंबर 6 में हम लोग फिर से 10 ऑब्जेक्टिव को कवर किए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में भी हम लोग फिर से 10 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप प्रत्येक दिन वीडियो को देखिए और प्रत्येक दिन आप हमसे जुड़िए। आपको प्रत्येक दिन आपको 10-10 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाएंगे और जब 10 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तब आगे हम लोग पार्ट नंबर 7 की ओर चलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।